नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इंहेंस, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नटराज की प्रतिमा है, 27 फीट की है। इसे प्रदर्शित किया जाएगा भारत का जो G20 शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हो रहा है भारत की अध्यक्षता में, प्लस 20वां आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला है इंडोनेशिया के जकार्ता में, इसके बारे में जानेंगे। प्लस ओजोन एक पॉल्यूशन के रूप में कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर से, इस पर भारत एक बहुत बड़ा बैराज बनाने की योजना बना रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। शिव का नटराज रूप। G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है 9 से 10 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो 20 जो G20 कंट्री के देश हैं कि जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ पर भगवान शिव की जो नृत्य स्वरूप प्रतिमा है, यहाँ पर देखिए नटराज की मूर्ति है, 27 फीट की मूर्ति है। इसको प्रदर्शित किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन में। यह 8 धातुओं से मिलकर बनी है। यह 8 धातुओं से मिलकर बनी है मूर्ति को तमिलनाडु का जो स्वामी मलाई के मूर्तिकार है उसके द्वारा तैयार किया गया है। चोल मंदिरों की जो 3 प्रतिष्ठित नटराज मूर्तियां हैं उससे प्रेरित होकर इस मूर्ति को बनाया गया है। वहीं शिव के नटराज रूप के बारे में बात करें तो शिव का जो नटराज रूप है, एक ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में इन्हें प्रदर्शित किया गया है, मतलब एक यूनिवर्सल डांसर के रूप में इन्हें प्रदर्शित किया गया है। चोलों के तहत प्रतिष्ठित बन गया है और अपनी जटिल कांस्य मूर्तियों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। इस रूप में भगवान शिव को नृत्य के भगवान यानी नटराज के रूप में दर्शाया गया है। रचनात्मक, विनाशकारी और दोनों शक्तियों का प्रतीक इसको दिखाया गया है। नटराज की छवि एक ज्वलंत प्रभामंडल से घिरी हुई है। देखिए जो किनारे चारों ओर से है, ये एक ज्वलंत प्रभामंडल है, इसके द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है। उनके ऊपरी हाथों में ड्रम और आग है। यहाँ पर देखिए एक हाथ में ड्रम है जो सृजन के प्रतीक है, और दूसरी हाथ में आग है जो विनाश का प्रतीक है। उसके साथ साथ उनके पैर के जो नीचे भ्रम है प्रतिनिधिमंडल, मतलब कि जो उनके पैर के नीचे वाला भ्रम है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बौने प्रकार की आकृति है जिससे वह कुचल देता है, मतलब कि यह भ्रम पैदा करता है। एक जो आकृति है भ्रम पैदा करती है, तो इसे कुचलते हुए दिखाया गया है कि भ्रम को नाश करते हैं शिव। आगे बढ़ेंगे। आगे नटराज के उठे हुए पैर और जो हाव भाव है सुरक्षा और आश्वासन का प्रतीक। ये जो उनके पैर उठे हुए हैं और ये हाव भाव है, ये सुरक्षा और आश्वासन का प्रतीक देते हैं और उनका मुस्कुराते हुए प्रतिमा को दिखाई गई है। तो इसके बारे में जानेंगे। मूर्तिकला को पारंपरिक लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि से बनाया जाता है। तो ये लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान रखिएगा। एक विस्तृत मोम होता है, मोम को क्या करते हैं, उसको एक जलोढ़ मिट्टी से ढक देते हैं। जलोढ़ मिट्टी से ढकने के बाद इसको पकाते हैं, तो जो मोम होता है वो पिघल जाता है, पिघल कर चिपक जाता है। तो चिपकने के बाद इसे जो धातु होती है, धातुओं के साथ इसके ऊपर से एक लेयर चढ़ा देते हैं, तो इस प्रतिमा का निर्माण हो जाता है। चोल के बारे में जानेंगे। चोल जिन्होंने 19वीं से 11वीं शताब्दी तक, 19वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व तक प्रायद्वीप भारत पर शासन किया था। ये कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे और कट्टर शैव भी थे। ये कट्टर शिव के भक्त भी थे। इन क्षेत्रों में शिव मंदिरों का निर्माण विस्तृत रूप से हुआ जहाँ चोल का शासन था। नेक्स्ट बढ़ेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आसियान कंट्री के बारे में देखते हैं। यह 10 देशों का समूह है, दक्षिण पूर्व एशियाई 10 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है इसके बारे में जानेंगे। म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में, इंडोनेशिया की जो कैपिटल्स है, राजधानी है, उसके जकार्ता में 20वां शिखर सम्मेलन, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री जकार्ता इंडोनेशिया में 20वें आसियान शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि आसियान भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है, उसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। एक्ट ईस्ट नीति मतलब कि पूर्व की तरह देखो, भारत की पॉलिसी है जो दक्षिण पूर्व एशियाई को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई गई है अपने व्यापार को, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं 20वें आसियान शिखर सम्मेलन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो आसियान देश है, आसियान देश है, यह भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसमें केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो आसियान की स्थापना की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1967 में
आसियान का स्थापना हुई, जिसमें शुरू में 5 देश थे। इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 कंट्रियों ने मिलकर आसियान देश को बनाया था और धीरे धीरे अन्य देश सब बढ़ते हुए इसमें शामिल हो गए। प्लस उसके साथ भारत आसियान प्लस का मेंबर है, आसियान प्लस का मेंबर है, आसियान प्लस 6 का मेंबर है। तो आसियान प्लस 6 है कौन? आसियान देशों में तो 10 देश हैं जिनका नाम मैं पहले मैप में बता चुका हूँ। इसमें चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ये शामिल है किसमें? आसियान प्लस 6 कंट्री में। भारत और आसियान ने 2010 में एक मुक्त व्यापार समझौता पर भी साइन किए। 2010 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन किए हैं। 2020 और 21 के महामारी वाले वर्षों को छोड़कर व्यापार में वृद्धि ही देखी गई थी आसियान देशों के साथ। ये है आसियान कंट्री जिसका मैप और कंट्री का नाम बता दिया। आगे बढ़ेंगे। न्यू एपीआई सुविधाएं के बारे में दिया है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 100 बिलियन तक मासिक लेन देन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, इसके लिए नई सुविधाओं को पेश किया है, इंट्रोड्यूस किया है। किसके द्वारा किया गया है? यह पेश नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इन सुविधाओं में होगा क्या? इन सुविधाओं में कई सारे ऐप इसमें शामिल हो जाएंगे, जैसे एक यूपीआई पर एक क्रेडिट लाइन होगी, हेलो यूपीआई नामक एक भुगतान मोड होगा, बिल पे कनेक्ट होगा, यूपीआई टैब एंड पे और यूपीआई लाइट एक्स, ये सब ऐप इसमें शामिल होंगे। इसकी विशेषताएं क्या है? जो क्रेडिट लाइन है इसका उपयोग करके यूपीआई लिंक्ड ऐप के साथ एक क्यूआर कोड आएगा, उसे स्कैन करके आप पैसे को क्रेडिट कर सकते हैं। वहीं जो हेलो यूपीआई ऐप है, इसके माध्यम से एक संवादात्मक भुगतान हो सकता है, मतलब कि आप बोल कर भी आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। यूपीआई टैब एंड पे में उपयोगकर्ता क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी से जुड़े जो एनएफसी चिप्स है उसके छोटे कार्ड इसमें शामिल होंगे, उस चिप का इस्तेमाल करके आप लेन देन को कर सकते हैं। तो ये था सुविधाओं के बारे में, न्यू यूपीआई सुविधाओं के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। मानव भ्रूण के बारे में दिया है। मानव भ्रूण के वैज्ञानिकों ने पारंपरिक जो शुक्राणु या अंडे होते हैं उसका उपयोग किए बिना प्रयोगशाला में मानव का एक भ्रूण जैसी संरचना को विकसित किया है। उसको विकसित करने में उन्हें कामयाबी भी मिल गई है। इसमें होगा क्या? इसमें स्टेम सेल का इस्तेमाल करते हैं। स्टेम सेल, जिसे हिंदी में स्तंभ कोशिका बोलते हैं। स्तंभ कोशिका बोलते हैं। ये कोशिकाओं की खासियत ऐसी होती है कि जो अन्य सारे उत्तक या कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं से उसका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तो इसलिए कई सारी बीमारियों में भी स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेम सेल और उसके साथ कुछ रसायन का इस्तेमाल करते हैं, रसायन का इस्तेमाल करते हैं स्टेम सेल, दोनों को मिलाकर मानव भ्रूण को तैयार किया गया है प्रयोगशाला में। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है मानव भ्रूण तैयार करके। और इसका महत्व क्या है? महत्व इसका यही है कि इस पर जो शोध है और शोध से और भी कामयाबी मिली है, लेकिन वैज्ञानिकों को मानना है इसमें नैतिक बाधाएं भी हैं, क्योंकि इसके गर्भाशय में आरोपण के बाद भ्रूण के विकास की शुरुआती चरणों का अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण इसे बनाता है। अधिकांश गर्भपात और जन्म दोष इस अवधि के दौरान हो सकते हैं जब ये टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें होगा क्या? प्रयोगशाला में विकसित जो भ्रूण है उसे गर्भाशय में ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा, उसको 14 दिनों के बाद उस पर रिसर्च अध्ययन करने के बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हीट वेव के कारण ओजोन प्रदूषण बढ़ रहा है लगातार, इसके बारे में जानेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक हालिया रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यानी जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार तीव्र गर्मी यानी कि हीट वेव बढ़ते चले जा रहे हैं। हीट वेव की जो लहर है, वेव्स है, ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके कारण हो क्या रहा है? जो ओजोन पोल्यूशन है ये लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो वातावरण है उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है। तो ये हीट वेव्स आते कहाँ से है? जैसे जंगल की आग भी हीट वेव्स को प्रमोट करता है, यानी कि जो तीव्र गर्मी की लहरें चलती हैं ये जंगल की आग के कारण भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ इसमें से PM 2.5 या 210 निकलता है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर भी निकलता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो ओजोन के बारे में देखेंगे। देखिए, जब ये क्षोभ मंडल में जब ओजोन का निर्माण होता है, जब क्षोभ मंडल में पॉल्यूशन होता है यानी कि जो प्रदूषण होता है, धूलकण होते हैं और उस पर सनलाइट आती है यानी कि प्रकाश आती है, तो उसके बाद जब निर्माण होता है ओजोन का,
तो ये क्षोभ मंडल में एक प्रदूषण की तरह काम करता है जो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। वहीं समताप मंडल में जो ओजोन होता है, जो समताप मंडल में जो ओजोन होता है, ये धरती के कवच के रूप में काम करता है, यानी सुरक्षा के रूप में काम करता है। कैसे? जो समताप मंडल का ओजोन होता है, जो सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, जो अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणें होती है, उसे रोक लेता है, जो कैंसर जैसे घातक बीमारियों को जन्म देती है, तो इसे वो रोक लेता है। तो इससे जो ओजोन सप्ताप मंडल में है वो तो पृथ्वी का कवच है, वहीं जो क्षोभ मंडल में ओजोन का निर्माण होता है ये पोल्यूशन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, भारत ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में दिया है, तो ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय वायुसेना ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसका एक स्थान है जिसका नाम हिंडन। गाजियाबाद के हिंडन में इंडियन एयरफोर्स ने एक अपने बेस पर भारत ड्रोन शक्ति का सह मेजबानी कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मेजबानी कर रहा है। उस पर जो ड्रोन है उसको परफॉर्म्स किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ड्रोन को प्रदर्शित किए जा रहे हैं। कहाँ पर? गाजियाबाद के हिंडन में। इसका उद्देश्य यही है कि जो भारतीय ड्रोन उद्योग है उसकी क्षमता को विकसित करना और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का जो उपयोग है उसको बढ़ावा देना। इस आयोजन में 50 से अधिक लाइव प्रदर्शित किए जाएंगे ड्रोन का। इसमें चाहे सर्वेक्षण ड्रोन हो, कृषि ड्रोन हो, अग्नि को कंट्रोल करने वाला ड्रोन हो, सामरिक निगरानी ड्रोन हो, हैवी इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक ड्रोन हो, आवारा युद्ध सामग्री ड्रोन हो, ड्रोन का झुंड हो, ये सब सारे ड्रोनों का प्रदर्शन किया जाएगा। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक कि भारत एक ड्रोन हब बन जाएगा, भारत एक ड्रोन हब बन जाएगा। तो ये था, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है सियांग नदी के बारे में दिया है, सियांग रिवर्स के बारे में दिया है। भारत सियांग नदी पर एक बड़ा बैराज बनाने की योजना बना रहा है। क्यों बना रहा है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ देखिए मैप है, ये है यारलुंग सांगपो रिवर्स। ये तिब्बत में कैलाश के मानसरोवर झील के निकट से यहाँ पर निकलती है। निकलने के बाद यहाँ इसे बोलते हैं यारलुंग सांगपो रिवर्स। जैसे ही ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग या सियांग रिवर्स के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के आगे बढ़ती है, असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। तो जो सांगपो रिवर्स है, यानी ब्रह्मपुत्र का जो नाम है, तिब्बत में जो सांगपो रिवर्स है, चाइना इस पर एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। चाइना एक इस पर बहुत बड़ा डैम बना रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पेमा खांडू, इन्होंने कहा कि भारत यदि इसका विरोध नहीं किया चाइना का तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आएगी, बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इसका पड़ोसी जो राज्य है असम, वहाँ भी बाढ़ और आपदाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये पेमा खांडू बोले कि भारत को इसे रोकना चाहिए। तो भारत भी योजना बना रहा है कि एक जो सियांग, अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर है सियांग रिवर, इसी का नाम है सियांग रिवर्स। इस रिवर पर एक बड़ा सा बैराज बनाएगा। बैराज क्या होता है? बैराज एक डैम ही होता है जो प्रवाह, जल प्रवाह को कंट्रोल करता है, यानी उसे नियंत्रित करता है। नियंत्रित करके जितना जरूरत है उतना पानी को छोड़ता है। ये योजना भारत द्वारा बनाई जा रही है। ये था रिवर्स, सियांग रिवर्स। असम में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज की जानकारी, आज की न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।